नमस्कार दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर बना एक छोटा सा देश रवांडा, जो एक भीषण संघर्ष में अपनी लगभग 20% आबादी खो चुका था। बात है 1994 की, जब वहां के दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में संघर्ष इतना बढ़ गया कि वह नरसंहार में बदल गया। वहां के बहुसंख्यक हुती समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय को चुन चुनकर उनकी हत्या की गई और इसमें लगभग 10 लाख तुत्सी लोगों की हत्या की गई। और यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस नरसंहार में लगभग 2.5 लाख महिलाओं का रेप किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि यह कितना भीषण रहा होगा। बात करते हैं जीनोसाइड की, कि वास्तव में जीनोसाइड है क्या। जीनोसाइड का मतलब होता है किसी एक एथनिक ग्रुप को जड़ से समाप्त कर देने की कोशिश, यानी कि किसी एक एथनिक ग्रुप के लोगों सभी लोगों को पकड़ पकड़ कर उनकी हत्या कर देना, उन्हें समाप्त कर देना। ऐसा ही कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमें जर्मनी में देखने को मिलता है, जब जर्मनी के हिटलर शासक के द्वारा वहां यहूदियों का जीनोसाइड किया गया। तो जीनोसाइड को हम इस अर्थ में समझ सकते हैं। शुरू करते हैं वहां से जहां से इन दोनों जातीय समूहों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। रवांडा में ऐतिहासिक रूप से ये प्रमुख दो जातीय समूह रहते थे, एक हुतू और दूसरा तुत्सी। हुतू समूह जनसंख्या में बहुसंख्यक था, लेकिन गरीब था, साधन संपन्न नहीं था। इसके विपरीत जो तुत्सी लोग थे वो जनसंख्या में बहुत कम थे, यानी कि अल्पसंख्यक थे, लेकिन वो साधन संपन्न थे, अमीर थे। तो आर्थिक व्यवस्था में उच्च स्तर पर आते। इन दोनों समुदायों के बीच विभाजन शुरू होता है जर्मनी से, यानी कि जर्मनी का जब रवांडा पर कब्जा हुआ तो जर्मनी के द्वारा जो अमीर लोग तुत्सी थे उनका समर्थन किया गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1918 में जर्मनी का इस पर कब्जा समाप्त हो गया और बेल्जियम के अधिकार में रवांडा आ चुका था। लेकिन बेल्जियम ने वास्तविक सामाजिक विभाजन की शुरुआत कर दी। यहाँ पर बेल्जियम ने यहाँ की जनगणना कराई, यानी कि सेंसस कराया। उसके आधार पर जो हुतू लोग थे उनकी जनसंख्या लगभग 85% थी, और जो अल्पसंख्यक लोग थे, जो तुत्सी लोग थे, उनकी जनसंख्या लगभग 14% थी। और 1% में वहां की एक अन्य जातीय समूह त्वा लोग थे। और इनके आई कार्ड भी बनाए गए और इनके आई कार्ड पर इनके एथनिक ग्रुप्स का नाम अनिवार्य रूप से लिखा जाता था। तो यहाँ से इन दोनों समुदायों के बीच सामाजिक विभाजन की शुरुआत हो गई। लेकिन सत्ता में, राजतंत्र में अल्पसंख्यक तुत्सी लोग ही रहे, क्योंकि वह साधन संपन्न थे, अमीर थे। लेकिन 1940 और 1950 के दशक तक आते आते जो हुती लोग थे वो आंदोलन करने लगे और विद्रोह करने लगे। 1959 तक बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने तुत्सी राजतंत्र को उखाड़ फेंका और कई सारे तुत्सी लोगों का नरसंहार किया। परिणाम स्वरूप तुत्सी लोग वहां, यानी कि रवांडा से भागकर आसपास के देशों में चले गए, यानी कि आसपास के देशों में अल्पसंख्यक के रूप में रहने लगे। और 1962 में रवांडा फाइनली औपनिवेशिक रूप से स्वतंत्र हो गया, यानी कि बेल्जियम का कब्जा भी समाप्त हो गया। और 1962 में वहां पर हुत्तू राजतंत्र, यानी कि हुत्तू सरकार स्थापित हुई और हुत्तू सरकार का नया संविधान लागू। लेकिन 1962 के बाद भी वहां लगातार संघर्ष होते रहे और वहां के हुत्ती समुदाय के द्वारा तुत्सी समुदायों पर अत्याचार भी किए जाते रहे। और हुत्ती समुदाय के जो सरकार के लोग थे वो तुत्सी समुदाय के लोगों को परेशान भी करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप तुत्सी समुदाय के लोग बराबर आसपास के देशों में शरणार्थी बनकर जाने लगे। और 1980 के दशक तक इन शरणार्थियों की संख्या लगभग 4,80,000 तक पहुंच गई। लेकिन बात आती है 1988 में, जब रवांडा के एक पड़ोसी देश युगांडा में, जिसकी राजधानी कंपाला थी, वहां जो शरणार्थी के रूप में तुत्सी समुदाय के लोग थे उनके द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई। उस संगठन का नाम था आरपीएफ, यानी कि रवांडा पेट्रियोटिक फ्रंट। उस संगठन का कार्य था सैनिक और राजनीतिक संचालन करना, यानी कि इसने अपना उद्देश्य बनाया कि जो आसपास के देशों में तुत्सी समुदाय के जो शरणार्थी हैं उन्हें पुनः अपने वतन में वापस लौटाना, यानी कि पुनः रवांडा वापस भेजना और वहां की सरकार में सुधार करना तथा सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना, यह उसने अपना उद्देश्य बनाया। और बराबर इसके द्वारा संघर्ष किए जाते रहे थे। और 1990 में, 1 अक्टूबर 1990 को इसके द्वारा रवांडा की हुत्तू सरकार पर लगभग 7,000 सैनिकों के साथ हमला भी किया गया। लेकिन जवाबी कार्यवाही के रूप में
हुतू सरकार के द्वारा भी हमले किए गए। परिणाम स्वरूप वहां के कई तुत्सी लोगों को फिर से मारा गया और तुत्सी लोगों को और शरणार्थी रूप में वहां से भागना पड़ा। इसके साथ ही तुत्सी लोगों के अलावा ऐसे हुतू लोग जो तुत्सी लोगों की सहायता कर रहे थे, यानी कि जो उदारवादी थे, उनकी भी हत्याएं की गई, उनको देशद्रोही करार दिया गया और 1992 तक लगातार ये संघर्ष होते रहे। लेकिन 1992 में हुआ कुछ ऐसा कि आसपास के पड़ोसी देशों द्वारा और अफ्रीकी एकता संगठन की प्रयास से उन दोनों समूह यानी कि आरपीएफ संगठन और रवांडा की हुतू सरकार के बीच में समझौता हो गया और उस समझौते के लिए यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ प्रयास किए थे। इस कारण वहां तात्कालिक रूप से यह संघर्ष समाप्त हो गया था। लेकिन बाद में 1993 में ही यूएन ने अपना एक संगठन, अपना एक मिशन भी भेजा जो इस समझौते की रक्षा कर रहा था। यहाँ तक स्थितियां समाप्त हो चुकी थी, संघर्ष बंद हो चुके थे, लेकिन अचानक से एक घटना ऐसी घटती है जिसने इस संघर्ष को पुनः जन्म दिया और 1994 में हुए उस भीषण नरसंहार में बदल दिया जिसमें लगभग 10 लाख लोगों की हत्या की। लेकिन 6 अप्रैल 1994 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने इस परंपरागत और ऐतिहासिक संघर्ष को एक भीषण नरसंहार में बदल दिया। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के एक पड़ोसी देश बुरुंडी और स्वयं रवांडा के राष्ट्रपति दोनों हवाई जहाज में बैठकर रवांडा की राजधानी में जा रहे थे जिसका नाम है किगाली। लेकिन किगाली हवाई अड्डे पर उतरते समय इस हवाई जहाज पर एक मिसाइल हमला होता है और दोनों देशों के राष्ट्रपति मारे जाते हैं। संयोग से बात यह होती है कि इन दोनों देशों के ये राष्ट्रपति हुती समुदाय से आते थे, इसीलिए हुती समुदाय के लोगों में यह भावना और यह विचार फैल गया कि इन दोनों राष्ट्रपतियों की हत्या तुत्सी समुदाय के लोगों के द्वारा करवाई गई है और यहीं से हुती समुदाय तुत्सी समुदाय की खून का प्यासा हो गया और उनके द्वारा सभी तुत्सी समुदाय के लोगों को पकड़ कर उनकी हत्याएं करना शुरू कर। 7 अप्रैल 1994 को भीषण संघर्ष शुरू हो गए और वहां पर सभी तुत्सी समुदाय के लोगों को मारा जाने लगा और इसके साथ ही ऐसे हुतू लोग जो तुत्सी समुदाय की सहायता कर रहे थे, यानी कि उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे और शांति की कोशिश कर रहे थे, उनको भी इस संघर्ष में मारा गया। एक अफवाह ये भी आती है, या यानी कि एक विचार आता है कि जो कि आरपीएफ के द्वारा ये तर्क दिया जाता है, रवांडा डेमोक्रेटिक फ्रंट के द्वारा, कि इन राष्ट्रपतियों की हत्या स्वयं हुतू समुदाय के लोगों द्वारा करवाई गई ताकि हुतू समुदाय को तुत्सी समुदाय का नरसंहार करने का बहाना मिल जाए। लेकिन इसके बारे में अभी कोई स्पष्ट विचार नहीं है। इसके बाद 7 अप्रैल से ही हुतू समुदाय की जो सरकार थी उसके द्वारा रेडियो कार्यक्रम चलाया गया। उस रेडियो कार्यक्रम के द्वारा ये बातें फैलाई जाती कि इन तुत्सी समुदायों के लोगों को समाप्त करो, इन्होंने ही हमारे राष्ट्रपति की हत्या की है। और उनका ये प्रसिद्ध वाक्य था कि तुत्सी कॉकरोच को समाप्त करो। इसके बाद संघर्ष लगभग अगले 100 दिनों तक चलता रहा और 100 दिनों तक तुत्सी समुदायों के लोगों को बुरी तरह से मारा जाने लगा और लगभग इन 100 दिनों के अंदर में 10 लाख तुत्सी समुदाय के लोग मारे गए, जिनमें से थोड़े बहुत लोग उदारवादी हुतू लोग भी थे और लगभग 2.5 लाख महिलाओं का रेप किया गया। इस संघर्ष में रवांडा अपनी लगभग 20% आबादी खो चुका था। इसके बाद यहाँ जो बेल्जियम की सेना थी उसको भी, यानी कि उस सेना के लगभग 10 सैनिकों को हुतू समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा मार दिया गया, तो रवांडा भी वापस बुला दी और यूनाइटेड नेशंस का जो मिशन 1993 में भेजा गया था उसके सैनिक भी लगभग सारे वापस बुला लिए गए थे क्योंकि संघर्ष बहुत भीषण हो गए थे। बात दिलचस्प ये आती है कि जो अमेरिका संपूर्ण विश्व में शांति की और लोकतंत्र की बात करता था, उसने इस रवांडा नरसंहार की तरफ आंख उठाकर देखा भी। अमेरिका का इस संघर्ष में न पड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि कुछ समय पहले ही सोमालिया में अमेरिका के सैनिकों की हत्या कर दी गई थी, इसीलिए उसने निर्णय किया कि वो अफ्रीकी विवादों में नहीं पड़ेगा और इसी कारण से अमेरिका इस नरसंहार में बिल्कुल भी शामिल नहीं हुआ था, यानी कि उसने इसको इसको समाप्त करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। लेकिन यहाँ संघर्ष चलते रहे और तुत्सी लोग मारे जाते रहे। लेकिन 22 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके द्वारा
जो फ्रांसीसी सेना थी उसके नेतृत्व में एक मिशन भेजा गया जिसका नाम है फिरोजा मिशन। उसका उद्देश्य था सामान्यतः फ्रांसीसी नागरिकों को वहां से बाहर निकालना, यानी कि जो फ्रांसीसी नागरिक रवांडा में फंसे हुए थे उनको वहां से बाहर। लेकिन इसके द्वारा कुछ रवांडा के हुतू समुदाय के लोगों को बाहर निकलने में, यानी कि जो नरसंहारी लोग थे उनको रवांडा से भागने में कोशिश की, यानी कि उनको बचाया और आसपास के देशों में वो भाग गए थे, इसने ध्यान नहीं दिया था। ये आरोप भी इस मिशन पर लगाया जाता है। और जो रवांडा के हुतू समुदाय के सरकार के अधिकारी लोग थे, सैनिक लोग थे और मिलिशिया मैन जो साधारण उग्रवादी लोग थे हुतू, जो कि तुत्सी लोगों की हत्या करना चाहते थे, वो लोग लगभग यहाँ से अब भागकर पड़ोसी देशों में जाने लगे थे, क्योंकि तुत्सी समुदायों का जो संगठन था आरपीएफ, रवांडा डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके द्वारा लगभग पूरे देश पर अब कब्जा कर लिया। लगभग 4 जुलाई तक ये पूरे देश पर उसने रवांडा की राजधानी किगाली पर भी कब्जा कर लिया और जो नरसंहारी लोग थे वह आसपास के देशों में भाग गए थे। विशेषकर वह लोग कांगो देश में भाग के गए थे जिसे पहले जेरे कहा जाता था और कांगो में वो शरणार्थी बनकर रहने लगे। हुतू समुदाय के जो नरसंहारी लोग थे वो जब कांगो में भागकर गए थे तो अपने साथ लगभग 1.5 मिलियन हुतू लोगों को भी लेकर चले गए, क्योंकि उनका कहना था कि अब तुत्सी सरकार स्थापित हो चुकी है और वो हुतू लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह उन लोगों को भी अपने साथ ले गए थे और कांगो में जाकर वह शरणार्थी शिविरों में रहने लगे थे। लेकिन समय समय पर उनके द्वारा लगातार आरपीएफ सरकार पर हमले भी किए जाते रहे, जिसके कारण छोटे मोटे युद्ध भी होते रहे और यही हमले कारण बने थे कांगो प्रथम और कांगो द्वितीय युद्ध का। तो ये अब लगभग भीषण जो संहार था वो लगभग समाप्त हो चुका था और आरपीएफ की सरकार गठित हो चुकी थी। तो इस प्रकार से लगभग इन 100 दिनों के अंदर 10 से लेकर 12 लाख लोग मारे गए थे। स्वयं रवांडा का संविधान इस बात को लिखता है कि इस नरसंहार में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस नरसंहार को समझ चुके होंगे। तो फिर इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।